बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। हमास और इसराइल ने एक दूसरे पर किए हमले। सऊदी अरब ने कहा 2 रियासती हल अब भी मुमकिन है। दरा में सीरियन फौज के हमले तेज। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा बशार अल असद को हटाने की कोशिशें छोड़ दी। इस्राएली लीडर्स ने ईरानी अवाम से कहा हुकूमत का तख्ता उलट दें, पैसा जंगों पर खर्च किया जा रहा है। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद मौशी दबाव से निमट लेंगे, ईरानियों की तमाम जरूरतें पूरी की जाएंगी। हसन रूहानी का कौम से खिताब। चार नवंबर से ईरानी तेल खरीदना बंद कर दें। अमेरिका ने हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों को दी डेडलाइन, पाबंदियां लगाने की धमकी। रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम ना खरीदें। अमेरिका ने दी तुर्की को वार्निंग, कहा F-35 जेट्स की सप्लाई रोक देंगे। अमेरिका और चाइना में तनाव के बीच जेम्स माटिस ने किया बीजिंग का दौरा। डिफेंस सेक्रेटरी के ट्रंप के साथ इख्तिलाफात की खबरें। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर UN रिपोर्ट रद्द कर दी। पुलिस ने कहा शुजात बुखारी के कातिलों में एक पाकिस्तानी है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। हमास ने इसराइल के हमलों के जवाब में सरहदी इलाकों में कई रॉकेट्स दागे। इसराइली मीडिया में कहा गया कि रॉकेट्स और दूसरे हथियारों के जरिए ये हमले किए गए, जिनमें से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया गया कि 3 रॉकेट्स को इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने रोक दिया। हमास ने तस्दीक की कि उसकी फौजी शाख इज्जुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड ने गजा में इसराइल की कार्रवाइयों के जवाब में यह हमले किए। हमास के तर्जुमान फौजी बरहूम ने कहा कि काबिज ताकत ने पुरअमन फलस्तीनियों को टारगेट किया और हमले तेज कर दिए, जिसके जवाब में फलस्तीनी मुजाहिदीन ने यह कार्रवाइयां की। फौजी बरहूम ने कहा कि फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल का हर कदम नाकाम हो गया है। इसराइली फौज ने दावा किया कि उसने जलती पतंगों और गुब्बारों के जरिए किए गए हमलों का जवाब देते हुए बास कार्रवाइयां की। फलस्तीन में भी किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। इसराइल के सीनियर ओहदेदारों ने कहा है कि हमास के साथ कैदियों का तबादला हो सकता है। इसराइली ओहदेदारों के हवाले से चैनल 14 ने बताया कि आलमी कोशिशों से इस सिलसिले में कुछ काम हो रहा है। हमास को यह पैगाम दे दिया गया है कि वो इसराइली सिपाही गिलाद शालिद की रिहाई की तरह कैदियों के तबादले का कोई नया समझौता कर सकता है। एक दिन पहले इसराइल के साबिक वजीर आजम एहुद ओलमर्ट ने कहा था कि हमास नाकाबिल शिकस्त हो गई है। इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों के घर गिराए जाने की पॉलिसी के खिलाफ गैलीली इलाके में मुजाहरा किया गया। इस मौके पर काफी तनाव देखा गया। सऊदी अरब ने कहा कि इसराइल फलस्तीन मसले का 2 रियासती हल अब भी मुमकिन है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक बहस के दौरान सऊदी अरब ने यह बात कही। यूनाइटेड नेशंस में सऊदी अरब के नुमाइंदे डॉक्टर खालिद अल मंजलवी ने कहा कि फलस्तीनी अवाम लंबे अरसे से जुल्म, ज्यादतियों, नस्ल परस्ताना पॉलिसी, कब्जे और गैर कानूनी दरअंदाजी की वजह से तकलीफें उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब फलस्तीनी कॉज के साथ यकजहती का इजहार करता है। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी रेफ्यूजियों की मदद के लिए यूनाइटेड नेशंस की रिलीफ एजेंसी के जरिए $50 मिलियन का डोनेशन दिया गया है। ईरान ने कहा कि फलस्तीनियों के ताल्लुक से ईरान की पॉलिसी नहीं बदलेगी। ईरान के एक ओहदेदार मोहम्मद काजिम अमरोली के हवाले से कहा गया कि मुफाहमत और मुजाहमत यानी कॉम्प्रोमाइज और रेसिस्टेंस 2 ऐसे रास्ते हैं जो एक नहीं हो सकते। इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हुकूक काउंसिल की 38वीं मीटिंग का बॉयकॉट किया। हाल ही में इस काउंसिल से अमेरिका बाहर हो गया था और इल्जाम लगाया था कि वो इसराइल के खिलाफ काम कर रहा है। इंसानी हुकूक काउंसिल का यह सेशन 18 जून को शुरू हुआ, जो 7 जुलाई तक जारी रहने वाला है।
यूनाइटेड नेशंस में सऊदी अरब के नुमाइंदे डॉक्टर खालिद अल मंजावी ने कहा है कि सऊदी अरब यमन में जायज हुकूमत को बहाल करने के लिए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है और यमन के लोगों को अंधेरी ताकतों से बचाने के लिए और ईरान की तायद रखने वाले मिलिटेंट्स के शिकंजे से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यमन की जायज हुकूमत की दरखास्त पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के मुताबिक है। सऊदी अरब के नुमाइंदे ने कहा कि ईरान यमन में अलहूसियों और बागियों की मदद कर रहा है, उन्हें हथियार और मिसाइल दे रहा है जिनके जरिए वक्फे से सऊदी अरब पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब पर किए गए हमलों की तादाद 155 हो गई है। ईरान ने कहा कि सऊदी अरब यमन में सिविलियन इलाकों पर बमबारी कर रहा है जो इस बात का सबूत है कि यमन में सऊदी अरब अपने मकसद हासिल करने में नाकाम हो गया और बौखलाहट का शिकार है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा कि सादा और हुदैदा जैसे आबादी वाले इलाकों में बमबारी से सऊदी इत्तेहाद की बौखलाहट जाहिर होती है। बहराम कासमी ने सऊदी अरब और इत्तेहादी मुल्कों की कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए यूनाइटेड नेशन से कहा कि वो यमन में खासतौर पर औरतों और बच्चों की हलाकतों को रोके। इस दौरान यमन के हुदैदा में सऊदी अरब के एक हमले में एक बस जद में आ गई जिससे 9 सिविलियंस हलाक हो गए। यूनाइटेड नेशंस की एक सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि यमन में 2017 में लड़ाई की वजह से कम 1316 बच्चे हलाक हुए। बात करते हैं सीरिया की। मगरबी मीडिया में कहा गया कि अमेरिका ने सीरिया में बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिशें छोड़ दी हैं। बताया गया कि अमेरिकी ओहदेदारों ने महसूस कर लिया है कि अब वो सीरिया की अपोजिशन ग्रुप्स के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते और इस रास्ते में बहुत सी मुश्किलें हैं। अखबार इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि हाल ही में सीरिया के दरा में बागी कमांडर्स ने भी ये बात मान ली है कि अब उन्हें अमेरिका की मदद हासिल होने वाली नहीं है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि उन्होंने रशियंस और सीरियंस से कहा है कि वो सीज फायर की खिलाफ वर्जियां ना करें। अमेरिकी ओहदेदारों को यह अंदाजा हो गया है कि उसके लाखों मिलियन डॉलर्स और हथियार अल नुसरा फ्रंट के हाथ लगे हैं जो अल-कायदा की शाख है। अमेरिका ने सरकारी तौर पर सीरिया की एतदाल पसंद अपोजिशन की मदद करने का इकरार किया है जिनमें फ्री सीरियन आर्मी जैसे ग्रुप्स शामिल है। सीरिया की सरकारी फौज ने इसराइल और जॉर्डन के सरहदी इलाकों के करीब बागियों के ठिकानों पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। बताया गया कि इस लड़ाई की वजह से 45,000 से ज्यादा लोग फरार हो गए हैं। ऐसी खबरें हैं कि बाज हॉस्पिटल्स भी हवाई हमलों की जद में आ गए। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो को सन ग्लासेस का तोहफा लेना महंगा पड़ा। इस बात को ओहदेदारों के सामने जाहिर न करने पर ट्रूडो पर $100 का जुर्माना लगाया गया। वज़ीर-ए-आज़म को पिछले साल एक सूबे के चीफ ने 2 कीमती सन ग्लासेस तोहफे में दिए थे। कनाडा के कानून के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को $200 से ज्यादा रकम के तोहफे कबूल करने पर 30 दिनों के अंदर ऐलान करना होता है। इसराइल ने ईरानियों से कहा है कि वो अपनी हुकूमत का तख्ता उलट दें। इसराइली और अरब मीडिया में कहा गया कि पीर और मंगल को तेहरान की सड़कों पर लोगों ने महंगाई और मौशी मसाइल पर मुजाहरे किए। ये खबरें कैसे वक्त सामने आई हैं जब अमरीका ईरान के खिलाफ पाबंदियां सख्त करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल की वजारत दिफा ने फारसी जबान में ट्वीट करते हुए लोगों को मुजाहरे करने के लिए उकसाया। इसराइल के वजीर दिफा एविगुल लेबरमैन ने भी सोशल मीडिया पर फारसी जबान में बयान जारी करते हुए ईरानी अवाम से कहा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। लेबरमैन ने कहा कि अब तक ईरान ने मौशी मुश्किलों के बावजूद सीरिया में हिजबुल्लाह पर, इस्लामी जिहाद पर, यमन के अलहूसियों पर और इराक के शिया लश्करों पर अरबों डॉलर की रकम खर्च की है। उन्होंने कहा कि 2018 में ईरान ने इन तंजीमों में $2.5 बिलियन खर्च करने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसने सिर्फ सीरिया में $14 बिलियन खर्च कर दिए। इसराइली वजीर ने यह नहीं बताया कि उनके पास ये फिगर्स कहां से आए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भी फेसबुक पर ईरानियों को एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए उकसाया और उनके हौसलों की तारीफ की। नेतन्याहू ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरान की कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि इराक और सीरिया की जंगों में ईरानी हुकूमत के रोल की वजह से अवाम को तकलीफें उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने मुल्क में पैसा खर्च नहीं कर रहा है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट की शुरुआत इस सवाल से की कि क्या आप जानते हैं कि रोनाल्डो को गोल करने से रोकना कितना मुश्किल है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं फुटबॉल खेला करता था, मैं आपको बताऊंगा कि यह तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन ईरानी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तेहरान में मुजाहरों का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने ईरानी लोगों से कहा कि आपने फुटबॉल के मैदान में हौसला दिखाया है और आज आप ईरान की सड़कों पर हौसला दिखा रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान में कई मसाइल हैं, हवाई आलूदगी, पानी की किल्लत जैसे मसाइल हैं, लेकिन अरबों डॉलर की रकम दहशतगर्दी पर खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि अगर ईरान की हुकूमत सीरिया और यमन और मिडल ईस्ट की जंगों में गैर जरूरी तौर पर पैसा खर्च करने के बजाय ईरान के मसाइल हल करने के लिए पैसा खर्च करे तो क्या हो सकता है।
अमेरिका ने हिंदुस्तान और दुनिया से कहा है कि वो 4 नवंबर से पहले ईरान से तेल खरीदना बंद कर दें, वरना उन पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। स्टेट डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार ने यह बात कही। इस दौरान सऊदी मीडिया में कहा गया कि ईरान में लोग महंगाई के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील की वजह से ईरान पर कई दहाकों से लगी पाबंदियां हटाई गई थी, लेकिन हालिया अरसे में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील को तोड़ दिया, जिसके बाद न्यूक्लियर डील पर दस्तखत करने वाले दूसरे मुल्कों पर भी दबाव है और वो अजीब सूरत हाल से दो चार हो गए हैं। तेहरान के अलावा ईरान के शहरों शिराज, किरमानशाह और वराक में मुजाहरे होने की खबरें मिली हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि उनकी हुकूमत अमेरिका की नई पाबंदियों के बावजूद मौशी दबाव से निपट सकती है। रूहानी ने अपने मौशी रिकॉर्ड का बचाव करते हुए कहा कि हालिया महीनों में ईरान की आमदनी में कमी नहीं आई है और गैर मुल्की मीडिया में ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुरे से बुरे हालात में भी मैं वादा करता हूं कि ईरानियों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी। हमारे पास काफ़ी गेहूँ, शक्कर और तेल है, हमारे पास काफ़ी गैर मुल्की करेंसी है। इस तकरीर को सरकारी टेलीविजन पर पेश किया गया। पिछले साल दिसंबर में भी ईरानी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए गए थे, लेकिन हुकूमत ने कुछ दिनों में इन मुजाहरों पर काबू पा लिया था। ईरान की हुकूमत ने इन मुजाहरों के लिए गैर मुल्की ताकतों को जिम्मेदार ठहराया था। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने मगरबी मुल्कों पर तनकीद की है कि वो दहशतगर्द ग्रुपों की मदद करते हैं और फिर इंसानी हुकूक का दम भरते हैं। तेहरान में अदालती ओहदेदारों से खिताब करते हुए खामनाई ने यह बात कही। ईरान के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि इराक और ईरान, इसराइल, अमेरिका और बाज़ मगरबी मुल्कों की इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। तेहरान में दानिश्वरों के साथ मुलाकात करते हुए ईरानी ओहदेदार ने कहा कि अमेरिका दोनों कौमों का दुश्मन है। उन्होंने कहा कि ईरान और इराक मुश्तरका पॉलिसियां इख्तियार कर रहे हैं। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हमास और इसराइल ने एक दूसरे पर किए हमले। सऊदी अरब ने कहा 2 रियासती हल अब भी मुमकिन है। दरा में सीरियन फौज के हमले तेज। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा बशार अल असद को हटाने की कोशिशें छोड़ दी। इस्राएली लीडर्स ने ईरानी अवाम से कहा हुकूमत का तख्ता उलट दें, पैसा जंगों पर खर्च किया जा रहा है। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद मौशी दबाव से निमट लेंगे, ईरानियों की तमाम जरूरतें पूरी की जाएंगी। हसन रूहानी का कौम से खिताब। चार नवंबर से ईरानी तेल खरीदना बंद कर दें। अमेरिका ने हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों को दी डेडलाइन, पाबंदियां लगाने की धमकी। रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम ना खरीदें। अमेरिका ने दी तुर्की को वार्निंग, कहा F-35 जेट्स की सप्लाई रोक देंगे। अमेरिका और चाइना में तनाव के बीच जेम्स माटिस ने किया बीजिंग का दौरा। डिफेंस सेक्रेटरी के ट्रंप के साथ इख्तिलाफात की खबरें। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर UN रिपोर्ट रद्द कर दी। पुलिस ने कहा शुजात बुखारी के कातिलों में एक पाकिस्तानी है।
जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। अमेरिका ने एक बार फिर तुर्की को वार्निंग दी है कि वो रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना खरीदे। अमेरिका ने धमकी दी कि अगर वो डिफेंस सिस्टम खरीदेगा तो तुर्की के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएंगी और F-35 फाइटर जेट्स की डिलीवरी रोक दी जाएगी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने यह बात कही। स्टेट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल्स माइकल ने सेनेट की एक कमेटी में पेश होते हुए कहा कि हमने ये बात साफ कर दी है कि अगर तुर्की S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदता है तो उसके संगीन नतीजे निकलेंगे। हम कानून के मुताबिक तुर्की के खिलाफ पाबंदियां लगाएंगे। 3 अप्रैल को तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की थी। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीदी के लिए एक समझौता हो गया और 2019 में और 2020 में ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहुंचाए जाएंगे। यूएई में नौकरियों के लिए झूठे सीवीज या बायोडाटा बनाने पर जेल हो सकती है। हुकूमत के मुतालिका ओहदेदारों ने यह बात बताई। यूएई के कानून के तहत ऐसे लोगों पर जुर्माने लगाए जाएंगे और 3 साल जेल की सजा दी जा सकती है। अमेरिका के वज़ीर दिफा जेम्स माटिस ने बीजिंग में चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की। यह मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब साउथ चाइना के समंदर और सदर डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों की वजह से अमेरिका और चाइना के दरमियान तनाव पाया जाता है। जेम्स माटिस पहली मरतबा चाइना के सरकारी दौरे पर पहुंचे। इस मौके पर चाइना के वज़ीर दिफा वी फिंग ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच भरोसा पैदा करने के लिए यह दौरा काफी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि जेम्स माटिस अमेरिका की फौज और सियासी हलकों दोनों जगह अपना असर रखते हैं। इस मौके पर माटिस ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात में फौजी रिश्ते बहुत अहम है। उन्हें उम्मीद है कि वो दोनों मुल्कों के बीच ईमानदाराना बातचीत कराएंगे। जेम्स माटिस ने चाइना के सदर जी जिनपिंग से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कोरिया बहरान, तिजारती मामलात, साउथ चाइना के समंदर और दूसरे मसाइल और तनाज़ात पर बातचीत की। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर दिफा जेम्स माटिस के दरमियान बाज़ मामलात पर इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अब ट्रंप और माटिस के दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आने लगे हैं। यह भी कहा गया कि ये इख्तिलाफात इस कदर बढ़ गए हैं कि अब ट्रंप फौजी पॉलिसियां खुद अकेले बना रहे हैं। NBC चैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से अलग होने और साउथ कोरिया के साथ फौजी मशक़ें रोकने जैसे फैसले अकेले किए। व्हाइट हाउस के एक सीनियर ओहदेदार के हवाले से यहां तक कह दिया गया कि ट्रंप और जेम्स माटिस अब एक दूसरे से आंख नहीं मिला रहे हैं। जेम्स माटिस और पेंटागन ने ट्रंप के बाद फैसलों की खुलकर मुखालफत भी की। करीबी ओहदेदारों के हवाले से यह भी कहा गया कि ये सब मामलात जुलाई 2017 में शुरू हुए थे जब ट्रंप ने अमरीकी फौज में हम जिन्स परस्तों को शामिल करने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन इस फैसले को अमरीकी अदालतों ने रद्द कर दिया था। पेंटागन और व्हाइट हाउस ने इस ताल्लुक से पूछे जाने पर खामोशी अख्तियार की। यह भी कहा गया कि हाल ही में ट्रंप ने स्पेस फोर्स बनाने का जो हुक्म दिया था उसकी भी वज़ीर दिफा जेम्स माटिस ने मुखालफत की। इथियोपिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनका मुल्क अपने पुराने दुश्मन एरिट्रिया के साथ ताल्लुकात में एक नया दौर शुरू करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म एबी अहमद ने एरिट्रिया का दौरा करते हुए यह बात कही, जहां उन्होंने वहां के सदर और दूसरे लीडर से अहम मुलाकातें की। साउथ सूडान के सदर सल्वा कीर और उनके मुखालिफ रिक माचर ने सीज फायर से इत्तफाक कर लिया जिस पर 72 घंटों के अंदर अमल होगा। इस तरह मुल्क में खाना जंगी खत्म होने के लिए एक अमन समझौते की उम्मीद पैदा हो गई है। वज़ीर ख़ारजा अल-दोरई मोहम्मद अहमद ने यह बात बताई। सदर सल्वा कीर और साबिक़ नायब सदर रिक माचर ने सूडान के दारुल खर्तूम में सदर उमर अल बशीर की मौजूदगी में इस समझौते पर दस्तखत किए। साउथ सूडान की इस लड़ाई में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। यह लड़ाई 2013 में शुरू हुई थी। उससे 2 साल पहले साउथ सूडान से अलग होकर बनाया गया था। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी के नॉमिनेशन पेपर्स को रद्द कर दिया गया है। एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मरी के हल्के से उनके कागजात रद्द कर दिए। पाकिस्तान में अगले महीने पार्लियामेंट इलेक्शंस होने वाले हैं। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में यूनाइटेड नेशंस की एक हालिया रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज का इंसानी हुकूक रिकॉर्ड कश्मीर के अवाम और दुनिया पर अच्छी तरह वाज़ेह है। नई दिल्ली में प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस रिपोर्ट पर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। बाज़ रिपोर्ट्स बुरी नीयत से बनाई जाती हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हुकूक काउंसिल ने हिंदुस्तान के कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया था। हिंदुस्तान की हुकूमत ने इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने भी कहा है कि यह रिपोर्ट झूठी और तासुब से भरी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि जनरल शुजात बुखारी के कातिलों की पहचान कर ली गई है और इनमें एक पाकिस्तानी है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने यह बात बताई। इस पाकिस्तानी की पहचान नवीद जट की हैसियत से की गई है जो कुछ महीने पहले श्रीनगर के एक हॉस्पिटल से पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। 48 साल बुखारी को 3 बंदूक बरदारों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। बुखारी राइजिंग कश्मीर अखबार के एडिटर थे। शुजात बुखारी के कातिलों की तस्वीरें भी जारी की गई हैं।
यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने इंडिया का दौरा शुरू किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मजहब की आज़ादी उतनी ही अहम है जितनी अवाम की आज़ादी और उनके हुकूक की आज़ादी है। निकी हैली ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में कई सतहों पर बेहतरीन ताउन के मौके पाए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर बनने के बाद हिंदुस्तान में यह उनका पहला दौरा है। हिंदुस्तान में अमेरिका के सफीर केनेथ जस्टर ने दिल्ली में उनका इस्तकबाल किया। निकी हैली मुगल शहंशाह हुमायूं के मकबरे पर भी गईं। उन्होंने अपने हिंदुस्तान दौरे को घर वापसी करार दिया। निकी हैली ने कहा कि हिंदुस्तान वापस आकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। निकी हैली का ताल्लुक हिंदुस्तान की पंजाब रियासत से है। उनका पैदाइशी नाम निकी रंधावा था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सुर्खियों के पेश करदा है। हमास और इसराइल ने एक दूसरे पर किए हमले। सऊदी अरब ने कहा 2 रियासती हल अब भी मुमकिन है। दरा में सीरियन फौज के हमले तेज। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा बशार अल असद को हटाने की कोशिशें छोड़ दी। इस्राएली लीडर्स ने ईरानी अवाम से कहा हुकूमत का तख्ता उलट दें, पैसा जंगों पर खर्च किया जा रहा है। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद मौशी दबाव से निमट लेंगे। ईरानियों की तमाम जरूरतें पूरी की जाएंगी। हसन रूहानी का कौम से खिताब। 4 नवंबर से ईरानी तेल खरीदना बंद कर दें। अमेरिका ने हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों को दी डेडलाइन, पाबंदियां लगाने की धमकी। रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम ना खरीदें। अमेरिका ने दी तुर्की को वार्निंग, कहा F-35 जेट्स की सप्लाई रोक देंगे। अमेरिका और चाइना में तनाव के बीच जेम्स माटिस ने किया बीजिंग का दौरा। डिफेंस सेक्रेटरी के ट्रंप के साथ इख्तिलाफात की खबरें। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर UN रिपोर्ट रद्द कर दी। पुलिस ने कहा शुजात बुखारी के कातिलों में एक पाकिस्तानी है। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।